नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, दूसरा मटर, तीसरा मक्का, चौथा चना। देखो, गेहूं रबी की फसल है तो ये नहीं हो सकता है, मटर रबी की फसल है, चना मटर रबी की फसल है। अब यहाँ पर मक्का, तो जो स ऑप्शन है वो हमारा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि खरीफ की फसल कौन सी है? मक्का। जबकि गेहूं, मटर और चना जो है वो किसकी फसल है? रबी की फसल है। दूसरा प्रश्न है मलेरिया रोग का रोगवाहक। तो देखो, मलेरिया रोग का रोगवाहक पूछा है। रोगवाहक वो होता है जो रोगों को फैलाता है, तो रोगवाहक वो होता है जो रोगों को फैलाता है। तो फैलाने वाला कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर, एकदम करेक्ट आंसर। कॉकरोच नहीं हो सकता, तितली नहीं हो सकती, मक्खी नहीं हो सकती। तो दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है संश्लेषित रेशा। देखो, संश्लेषित रेशा वो रेशा होता है जो मानव निर्मित होता है, जिसे मानव बनाता है। तो मानव निर्मित जो रेशा है उसी को अपन बोलते हैं कृत्रिम या संश्लेषित रेशा कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन कपास। क्या कपास संश्लेषित रेशा है? नहीं, कपास हमें पौधों से प्राप्त होता है। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। रेशम हमें रेशम कीटों से प्राप्त होता है। तो हमारा जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा होगा नाइलॉन। तो नाइलॉन जो है वो एक कृत्रिम रेशा है जो मानव के द्वारा एकल इकाइयों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर होगा हमारा नाइलॉन। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में, देखो आपको पता होगा, पीटकर चादरों में परिवर्तित करने का जो गुण है वो कहलाता है आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। और आघात वर्धनीयता का गुण जो होता है वो किसके अंदर होता है? धातुओं के अंदर होता है। किसके अंदर? धातुओं में। तो आघात वर्धनीयता का जो गुण होता है वो धातुओं के अंदर होता है। अब आपको इसमें ऑप्शन में ढूंढना है कि भाई धातु कौन सी है। चांदी धातु है? बिल्कुल है। सल्फर धातु है? नहीं है। नाइट्रोजन अधातु है। फॉस्फोरस अधातु नहीं। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा है? चांदी। तो चांदी वो धातु है जिसको पीटकर हम चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 5, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, सूर्य का प्रकाश क्या समाप्त हो सकता? नहीं हो सकता। वायु नहीं हो सकती, जल नहीं हो सकता। तो पेट्रोलियम, बिल्कुल पेट्रोलियम हमारा सही आंसर है, क्योंकि पेट्रोलियम वो संसाधन है जो कि एक जीवाश्म ईंधनों से हमें प्राप्त होता है, और जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन सा होकर जाएगा? पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना। अब वनों को काटने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण कृषि के लिए वनों को काटना, बिल्कुल सही है। इतना ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, बिल्कुल सही है। भाई आपको पता है कि गांवों में और आदिवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं। और लकड़ी कहां से? वनों को काटकर प्राप्त होती है। तो वनोन्मूलन का दूसरा कारण ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना हो सकता है, बिल्कुल। दावानल व भीषण सूखा, भीषण सूखे से भी आपको पता है वनों को जलापूर्ति नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है और पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो वहां पर भी वनोन्मूलन का कारण हो सकता है, और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, छठे प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आंतरिक निषेचन होता है। देखो, आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणु के सलेद की प्रक्रिया यदि शरीर के अंदर हो रही है तो उसे आंतरिक, और शरीर के बाहर हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन होता है, कहां हो रहा है? मादा के शरीर में, बिल्कुल सही है। याद रहे, मादा के शरीर के अंडवाहिनी के अंदर। मानव के शरीर में यदि निषेचन की बात करें तो आंतरिक होता है, मादा के शरीर में होता है। और मादा के शरीर के भी किस भाग में? अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन, मादा के शरीर के बाहर नहीं हो सकती, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा पहला अ, मादा के शरीर में। निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु, देखो संकटापन वन्य जंतु उन्हें कहा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है, जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो आगे आने वाले कुछ सालों में क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। बाघ हमारा बिल्कुल संकटापन जंतु है। बारहसिंगा ये संकटापन जंतु नहीं है। काले हिरण बिल्कुल संकटापन जंतु है। जंगली भैंसा भी संकटापन जंतु है। तो देखो, इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ी हुई है। संकटापन वन्य जंतु पूछा है तो इसमें 3 ऑप्शन संकटापन वन्य जंतु के, जबकि एक नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रश्न होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन संकटापन वन्य जंतु नहीं है? तो बारहसिंगा नहीं है। तो ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम सही तरीके से आएगा, तो आपको इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न, मशीनों में बॉल बेरिंग। देखो, बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बॉल बेरिंग कैसी होती है कि एक वृत्ताकार एक छुरी होती है। उस वृत्ताकार के अंदर देखा होगा छोटे छोटे बॉल के समान संरचना होती है, और वो बॉल के समान संरचना क्या करती है? ये इस बेलनाकार जो घूर्णन होता है उस घूर्णन को चलाने में सहायता करती है। तो बॉल बेयरिंग का काम आपको पता, याद होना चाहिए, लॉटनी घर्षण का कारण है। तो लॉटनी घर्षण में आपने पढ़ा होगा कि बॉल बेयरिंग, बॉल का प्रयोग करके, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े भारी भारी जो अपने सामान होते हैं उसके नीचे भी पहिए लगा देते हैं, तो वो बॉल बेयरिंग की तरह काम करते हैं, घर्षण बल को कम करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन एकदम सही होगा, घर्षण बल को कम करने के लिए, जबकि दूसरा तीसरा ऑप्शन गलत है। तो 90 प्रश्न का जो आंसर होगा अपना, वो अपना कौन सा होगा? मशीनों में बॉल बेरिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घर्षण बल को कम करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाग ध्वनि की आवृत्ति। देखो, आवृत्ति वो होती है जिससे हमें तारत्व का पता चलता है, और तारत्व का मतलब होता है किसी भी ध्वनि का तीखा या मोटा सुनाई देना।
यानी कौन सी ध्वनि तीखी है या मोटी है वो हमें तारत्व, और तारत्व किससे माप होती है? आवृत्ति से माप होती है। अब आवृत्ति न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब वो ध्वनि कैसी होगी? मोटी। क्या छोटी लड़कियों की ध्वनि मोटी होती है क्या? नहीं। छोटे लड़कों की नहीं, महिलाओं की नहीं, पुरुषों की। तो आपको पता है पुरुषों की ध्वनियां थोड़ी सी मोटी होती है, उसका कारण है कि उनका आवृत्ति जो होती है, तारत्व जो होता है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा क्या? पुरुषों की। तो पुरुषों की आवृत्ति न्यूनतम होने की क्या है? संभावना है। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा विद्युत का सुचालक है। 11वां प्रश्न हमारा विद्युत का सुचालक है। देखो सुचालक जो गुण होता है वो धातुओं के अंदर पाया जाता है। लकड़ी यह धातु है जिसमें सुचालक नहीं, सुचालक का गुण होता है। प्लास्टिक बिल्कुल सुचालक नहीं होता, जबकि लोहा आपको पता है धातु, और धातु में सुचालकता का गुण पाया जाता है, यानी विद्युत धारा का वो आसानी से चालन करते हैं। तो 11वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? लोहा। स आंसर हमारा एकदम सही होगा। अगला 12वां प्रश्न, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो हमने क्या किया? कांच की छड़ ली, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो छड़, अब इस छड़ के ऊपर आवेश के बारे में बताना है। देखो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश से अर्जित कर लेते हैं, तो धनावेश से अर्जित नहीं करेंगे क्योंकि धनावेशी दोनों हो जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चिपकेंगे नहीं। दूसरा, छड़ धनावेशित हो जाती है तो कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें विपरीत आवेश जो है वो अपने आप एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ा और दोनों ऋणावेशित, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऋणावेशित धनावेशित ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ब होगा। धनावेशित हो जाता है छड़, और कपड़ा क्या हो जाता है? ऋणावेश, जिससे वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो होगा वो 13वां प्रश्न हमारा क्या है? 13वां प्रश्न है भूकंप आने का कारण। भाई भूकंप आने का कारण आपको बताना है। तो भूकंप आने का कारण ईश्वर का प्रकोप। देखो पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे उनको भूकंप आने का सही अनुमान नहीं था, तो उन्होंने भूकंप आने का जो कारण है वो ईश्वर का प्रकोप बताते था, जो कि गलत है। अतिवर्षा ये भी गलत है। देखो पृथ्वी की प्लेटों की गति, बिल्कुल सही आंसर हमारा। भूकंप आने का जो मुख्य कारण है वो पृथ्वी के भूगर्भ में जो आंतरिक भाग में जो प्लेटें होती, उन प्लेटों का आपस में टकरा कर, तो ये प्लेटें जब आपस में टकराती है तो टकराने से क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है, उसी को हम बोलते हैं भूकंप। और इन प्लेटों को विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं, जो आप नेक्स्ट अगली बड़ी क्लासों के अंदर पढ़ोगे। तो याद रखना, पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण भूकंप आता है। अगला प्रश्न है हमारा 14वां, लाल ग्रह के नाम से। देखो लाल ग्रह सीधा सीधा आंसर है इसका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाएगा? लाल ग्रह के नाम से। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुधिर में, अगला प्रश्न है हमारा 15वां, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस। भाई रुधिर में आपको क्या करना है, क्या बताना है? ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को कम करने वाली गैस कौन सी है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, एकदम करेक्ट आंसर। तो रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता, होता क्या है कि जब हमारे वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। जब वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो इसकी बंधुता ऑक्सीजन के बजाय इस कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा हो जाती है। यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन सामान्यतः किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन। अब वायुमंडल के अंदर जब ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा हो जाती, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय किससे जुड़ जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर के अंदर जाकर ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम करके आपके शरीर के अंगों को थकान उत्पन्न करवाती है, आपके शरीर के अंगों को प्रभावित करती है, जिससे आपके शरीर के मस्तिष्क, हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारे इस मॉडल पेपर के जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं रिक्त स्थानों की। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो ये प्रश्न बिल्कुल सरल है। इसमें क्या होगा कि ब्रैकेट में आपके कुछ शब्द दे रखे होंगे, उन शब्दों को आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों में खाली जगह पाए जाते हैं। तो देखो फलीदार पौधों की जड़ों में मैंने आपको, यदि आपने मेरा पहला मॉडल पेपर विज्ञान का नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसके अंदर यह प्रश्न आया था, फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो हमारे इसका जो पहले जो रिक्त स्थान है इसका आंसर होगा राइजोबियम जीवाणु। तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया, तो आप समझ जाना यहाँ पर राइजोबियम जीवाणु जो है वो पहले का आंसर है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में बदलता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। अगला प्रश्न है टाइफाइड। तो टाइफाइड खाली जगह के द्वारा होता है। देखो टाइफाइड का जो रोगजनक होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, एक जीवाणु है। तो इस जीवाणु, देखो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन, इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला हमारा शब्द है जीवाणु, ये जीवाणु आपके इस दूसरे प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। तो जीवाणु आ जाएगा आपका इस टाइफाइड में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण आपको बताना है। तो मैंने बताया था थर्मोसेटिंग वे प्लास्टिक होता है जो सामान्यतः ताप देने पर भी पिघलते नहीं है।
तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो हम इसमें थोड़ा देखें तो देखो बेकेलाइट, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या उदाहरण है, तो यहां मैं लिख देता हूं इसका तीसरा नंबर। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, तो आप आराम से इसको ढूंढ सकते हो, देखो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो चौथा प्रश्न का आंसर हमारा यह होगा। पांचवा प्रश्न है जीवाश्म ईंधन है। देखो जीवाश्म ईंधन कौन से है, तो आप देख लो इसमें बचे कौन कौन से, क्या घर्षण जीवाश्म ईंधन है, नहीं। मौसम, कायांतर, कुछ नहीं। पेट्रोलियम, बिल्कुल पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो पेट्रोलियम के नीचे मैं 5 लिख देता हूं, 5 का आंसर होगा हमारा पेट्रोलियम। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किस परिवर्तन के कारण, तो आपको पता है मौसम के परिवर्तन के कारण। तो मौसम जो होगा वो हमारे छठे प्रश्न का आंसर होगा। टेटफॉल का वयस्क में रूपांतरण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो टेटफॉल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 नंबर। और लास्ट में आपको बताया जूते के तले खाली जगह के कारण घिस जाता है, किस कारण घिस जाता है, घर्षण के कारण घिस जाता है। तो ये हमारा आ गया 8। तो देखो ये 8 जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थानों को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसा नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा में जो रिक्त स्थान आते हैं उसके रिक्त स्थान के अंदर इसको भरना है। ये 1 2 3 4 नंबर आपको नहीं लगाना है, आपको इसके अंदर लिखना है। समय की बचत के हिसाब से मैंने इसमें नंबर लगा दिए। अब बात करते हैं अपन आगे अगले प्रश्न की। प्रश्न 3 है, यदि कथन सही है तो टी यानी ट्रू, यदि गलत है तो फॉल्स यानी एप लगाइए। तो देखो आपने इंग्लिश के सिलेबस के अंदर या इंग्लिश में भी आपने देखा होगा ट्रू फॉल्स आप पढ़ती हो। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि यदि सही है तो आपको टी लिखना और गलत है तो आपको क्या लगाना है, फॉल्स लगाना है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, बिल्कुल गलत है भाई। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को अपन क्या बोलेंगे, शोर बोलेंगे। तो यहाँ पर यदि शोर होता तो ये सही होता, लेकिन ये तो गलत है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ, एफ यानी फॉल्स, गलत है भाई। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मैंने अभी बताया यदि सजातीय आवेश एक दूसरे के पास आएंगे, सजातीय आवेश यदि एक दूसरे के पास आएंगे, जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करके प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि यहाँ के लिखा हुआ आकर्षित, जो कि गलत है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एफ, फॉल्स। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, बिल्कुल गलत है। कौन सा बताइए छोटा ग्रह, हाँ बिल्कुल छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। जबकि यहाँ पर पूछा है पृथ्वी, या दे रखा है पृथ्वी, तो जो कि क्या है, गलत है, फॉल्स हो जाएगा। आशुद्ध जल, देखो आशुद्ध जल वो होता है जो शुद्ध जल होता है, और शुद्ध जल की जो पीएच होती है वो होती है 7। और 7 पीएच की स्थिति में न तो यहाँ अम्ल होता है न सार होता है, यानी एक प्रकार से ये उदासीन विलयन होता है। और उदासीन विलयन के अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। तो आशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन होता है, ये भी क्या है आपका, फॉल्स है, गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, बिल्कुल सही है भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख ले। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मैंने आपको बताया था ये ओजोन परत को नुकसान या ओजोन परत में छेद करने वाली गैस है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। लोहे में संसरित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है भाई। लोहा आपने देखा होगा घर के अंदर, आप लोहे की अलमारी, लोहे की खिड़कियां, दरवाजे जो भी आप लेके आते हो तो कुछ समय बाद उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो जंग लगती है, इसका मतलब संसारित होने तथा उसकी जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए संरक्षण है, संरक्षण के लिए एक प्रकार से योजना है बाघ के लिए, तो एकदम सही है। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है 4, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको क्या करना है, मिलान करना है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखो कॉलम ए में रबी की फसल, तो कॉलम बी में रबी की फसल का एकदम सही आंसर कौन सा हो सकता है, डी। क्यों, क्योंकि गेहूं और चना कौन सी फसल है, रबी की फसल। प्रश्न दूसरा, एक प्रोटोजोआ, तो एक प्रोटोजोआ जो है, देखो अपन ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पढ़ा था, मलेरिया रोग का रोग वाहक मादा एनाफिलिज मच्छर है। और ये जो मादा एनाफिलिज जो मच्छर है, ये मच्छर, इसके अंदर एक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ रहता है। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है यही मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो ये प्रोटोजोआ किसका है, तो मलेरिया का रोग कारक है, जिसको अपन रोगजनक बोलते हैं, ठीक ना। तो एक प्रोटोजोआ क्या मलेरिया का कारक है। कपास, अब मुझे बताओ कपास कौन सा रेशा है, तो कपास होगा आपका प्राकृतिक रेशा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक रेशा। डीजल, अब डीजल जो है वो कौन सा ईंधन होगा, मोटर का ईंधन, तो डीजल जो है वो क्या हो जाएगा, मोटर ईंधन हो जाएगा। और लास्ट में अंडाणु उत्पादित होता है, तो बिल्कुल इसका सीधा आंसर आपका हो जाएगा अंडा से। ऑप्शन बचा है अपना सी, अंडा से। तो ये हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 का हमने मिलान किया। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। अब हमारे आएंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए, जो कि 1-1 नंबर के। पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए आप क्या मिलाते हैं। तो हम जानते हैं मिट्टी में पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए, पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए हम खाद व उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो खाद और उर्वरक क्या करते हैं, मिट्टी में पोषक तत्व के स्तर को बनाए रखने का काम करते हैं। प्रश्न 6,
कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो हम कैरम बोर्ड पर घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में, देखो स्नेहक वो पदार्थ होते हैं जो घर्षण बल के मान को कम करने का कार्य करते हैं, और हम स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? पाउडर का उपयोग करते हैं। तो घर्षण बल को कम करने के लिए हम स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? पाउडर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम बताओ। भाई ध्वनि प्रदूषक वो जो ध्वनि को उत्पन्न करता है, तो देखो बादलों की गड़गड़ाहट भी आपके ध्वनि प्रदूषण का कारण है। दूसरा, कारखानों में चलने वाली जो मशीनें हैं वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। रेडियो हो सकता है, लाउड स्पीकर हो सकता है, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के अपन कह सकते हैं कारक हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8, विद्युत का एक कुचालक पदार्थ का नाम। देखो कुचालक पूछा है, कुचालक में आप सभी जानते हो बहुत सारे हैं। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, कांच विद्युत का कुचालक है, रबड़ विद्युत का कुचालक है, और लकड़ी भी विद्युत का कुचालक है। तो प्लास्टिक, कांच, रबड़, लकड़ी, ये सभी क्या विद्युत के कुचालक पदार्थ। कोई भी आपको एक पदार्थ का नाम लिखना है क्योंकि यहाँ पे एक पूछा है। अगला प्रश्न है 9, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्व उष्णन का ही हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो इसका मुख्य जो गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग गैस क्यों है, विश्व उष्णन गैस क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी से परावर्तित अनावश्यक जो प्रकाश है जो हमारे पृथ्वी को नहीं चाहिए उसको भी ये क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, ताकि हमारे इससे क्या होगा? पृथ्वी का तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि का कारण या वृद्धि को हम कहते हैं वैश्विक उष्णन। और इस विश्व उष्णन की मुख्य गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? देखो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, उस गर्मी के सीजन में आपको ये प्रश्न इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखो प्रश्न है, आप गर्मियों में सूती या संश्लेषित इन दोनों कपड़ों में से किस कपड़े का आप चयन करोगे? तो देखो हम गर्मियों में सूती कपड़े खरीदेंगे क्योंकि सूती कपड़ों में गर्मी क्या लगती है? कम लगती है। उसका कारण क्या है? कि ये पसीने को क्या कर लेता है? सोख लेता है। तो सूती कपड़ों में गर्मी कम लगने का मुख्य कारण क्या है? ये पसीने को सोख लेता है। साथ ही सूती कपड़े मुलायम होते हैं तथा शरीर में चुभते नहीं है, जबकि संश्लेषित रेशे जो है इसके विपरीत होते हैं, शरीर में चुभते भी है, साथ ही मुलायम भी कम होते हैं, और ये गर्मी इसमें ज्यादा भी लगती है क्योंकि पसीनों को कम सोखते हैं। तो याद रखना सूती कपड़े, इसमें सब में इस सूती कपड़ों के अंदर मुख्य गुण क्या होता है? कि कपड़ों में गर्मी कम लगती है क्योंकि पसीनों को सोख लेते हैं, साथ ही मुलायम होते हैं और शरीर में चुभते नहीं है। अगला प्रश्न है, धातु अधातु में कोई क्या बताना? आपको 3 अंतर बताना है। अब धातु और अधातु में देखो ये खंड ब अपन सॉल्व करें, जिसका एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो आपको 3 नंबर के हिसाब से आंसर लिखना है। तो देखो धातु और धातु में कोई 3 अंतर, तो 3 अंतर अपने दे रखे हैं। पहला है चालकता, हमने चालकता लिया, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, हमने चालकता लिया है। धातु विद्युत व उष्मा की क्या होती है? सुचालक, जबकि अधातु में विद्युत उष्मा का सुचालकता का गुण नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद इसमें आपको याद रखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए करते हैं। तो ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन अपवाद स्वरूप, लेकिन अधातु में विद्युत या उष्मा का सुचालकता का गुण नहीं पाया जाता। वो किसमें होता है? धातु के अंदर होता है। दूसरा आघात वर्धनता। आघात वर्धनता अभी हमने पढ़ा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर कि भाई धातु का वह गुण जिसे पीट कर पतली चादर बनाया जाता है। तो ये किसके अंदर गुण होता है? धातु के अंदर होता है, जबकि अधातु में आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता। कोयले को आप पीटोगे तो वो क्या पतली चादर बनेगा? क्या नहीं, वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा क्योंकि उसमें भंगुरता का गुण होता है। तन्यता की बात करें तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता आप सभी को पता है क्या है? कि किसी भी धातु का वह गुण जिसे खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, तो वो धातु में पाया जाता है, जबकि अधातु में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, संगमरमर के फर्श। भाई प्रश्न अपना अगला क्या है? संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी, संगमरमर के फर्श पर साबुन से भरी बाल्टी जो है, यदि हम उसके ऊपर गिराए तो उसके लिए हमारे साथ चलना आसान होगा या कठिन? तो इसका आंसर हमें देना है भाई आसान होगा या कठिन। तो हम सभी जानते हैं कि जब संगमरमर की यानी मार्बल की टाइल्स है या मार्बल है, उसके ऊपर आपने साबुन का पानी गिरा दिया तो हमारा चलना क्या होगा? कठिन होगा। क्यों होगा? देखो हमारे लिए उस फर्श पर चलना कठिन हो जाएगा क्योंकि साबुन का पानी संगमरमर के फर्श को क्या बना देगा? चिकना बना देगा। और जब चिकना बनाएगा तो मुझे बताओ घर्षण बल का मान जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब घर्षण बल का जो मान है वो जब कम हो जाएगा तो कम होने की स्थिति में क्या होगा? जिससे हमारे पैरों की पकड़ जो है, जिससे हमारे पैरों की जो पकड़ है उस सतह से क्या हो जाएगी? उस सतह से क्या हो जाएगी? आपकी जो पकड़ है वो कमजोर हो जाएगी। और देखो क्या लिखा हो, जिससे हमारे पैरों की पकड़ उस सतह से नहीं बनने के कारण हमारा चलना उस सतह पर कठिन हो जाएगा। तो आप अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हो, और बोर्ड एग्जाम में आप अपने शब्दों में जितना अच्छे से आंसर लिख पाते हो उसका जो नंबर है उसको उतना ही ज्यादा आपके प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर शब्दों में आप अपने हिसाब से अपना इसका आंसर लिख सकते हो। ये जो आंसर लिखा वो भी एकदम करेक्ट है। अब अपन बात करते हैं अगले प्रश्न। अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 13 की। प्रश्न क्रमांक 13 है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर दी जाती है? देखो आग बुझाने वाला जो फायरमैन होता है
वो जब पानी का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वो विद्युत आपूर्ति, वहां की जो विद्युत आपूर्ति उसको बंद क्यों कर देता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि पानी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अब सुचालक होने के कारण क्या होगा? अतः गीले पाइपलाइन से जब विद्युत का संचार हो गया तो विद्युत का संचार होने से पाइपलाइन में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, और विद्युत धारा का प्रवाह होने से पाइपलाइन का जो इस्तेमाल करने वाले जो फायरमैन है उसको क्या लग सकता है? झटका लग सकता है। इसलिए वो फायरमैन क्या करता है? आग बुझाने वाले स्थान पर विद्युत आपूर्ति को क्या कर देता है? बंद कर देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, भूकंप से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानी अपना सकते हैं? देखो बहुत सारी सावधानियां, उसमें हमने 3 सावधानी लिखी है। पहले, यदि हम घर पर है तो फर्श पर बैठ जाए, घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से अपने चेहरे को ढक ले, और अगर हम रात में भूकंप आया और हम बिस्तर पर लेटे हैं तो बिस्तर पर लेटे ही हमें रहना है और तकिए से अपने सिर को ढक देना ताकि किसी प्रकार की चोट हमें नहीं लगे। तो प्रश्न क्रमांक 14 हमारा हो गया। प्रश्न क्रमांक 15, देखो 15 बिल्कुल सरल प्रश्न है। सौर परिवार का हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो आपके सामने देखो सौर परिवार का एक नामांकित चित्र बना हुआ है। इस नामांकित चित्र के अंदर सबसे केंद्र के अंदर आपको सौर परिवार का जो मुख्य है वो कौन सा है? सूर्य। सूर्य को केंद्र में रखना है। इसके चारों तरफ हमने जो पहला ग्रह लिखा है वो बुध हो जाएगा। बुध के बाद क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है शुक्र। शुक्र के बाद क्या आ जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा? मंगल। मंगल के बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा? शनि। शनि के बाद आपका यूरेनस, और लास्ट में क्या हो जाएगा? आपका नेपच्यून। तो ये आपको ग्रहों की और सौर परिवार का एक चित्र पूछा है, तो ये चित्र आप इसको अपनी, और याद रहे आप बोर्ड परीक्षा में कोई भी चित्र बनाते हो तो वो आपको पेंसिल से ही बनाना है, पेन से आपको किसी प्रकार का कोई चित्र नहीं बनाना है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 16, सीएनजी और दूसरा एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है? हमें क्या पूछा है? यहां पर लाभ पूछा है। तो क्या क्या लाभ है? तो इस लाभ के बारे में यदि अपन बात करें तो इस लाभ में सबसे पहला अपन ने क्या लाभ लिखा है? सीएनजी और एलपीजी का भंडारण एवं परिवहन। सीएनजी और एलपीजी का जो भंडारण और परिवहन जो है वो क्या होता है? आसान होता है। दूसरा प्रश्न इसमें क्या है? इनके जलने में पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। भाई आप सीएनजी एलपीजी को जलाओगे तो इससे पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। इनको जलाने से कोई राख या अन्य अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनता। जो भाई आपके घर के अंदर, रसोई के अंदर जो गैस जलती है वो कौन सी है? एलपीजी गैस है। अब क्या उसके जलने से कोई राख या उस टंकी के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ बचता है क्या? नहीं बचता है। चौथा, इन ईंधनों का ज्वलनांक जो है वो बहुत कम होता है। ज्वलनांक होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर आप किसी भी ईंधन को आप क्या कर सकते हो? जला सकते हो। और इनका ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत कम होता है। इसके कारण आप इसको आसानी से कम ताप पर भी जलाया जा सकता है। तो ये सीएनजी एलपीजी के क्या है? लाभ है। अपन कह सकते हैं सीएनजी का पूरा नाम भी पूछा जाता है तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का पूछे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब बात करते हैं नर जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। देखो आपके बुक के अंदर जो नामांकित चित्र बना हुआ है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने एक इजी वे में आपको एक चित्र बनाकर बताया है। तो ये चित्र देखो क्या है? नर जनन तंत्र आप सभी को पता है नरों के अंदर उपस्थित होता है, जिसके अंदर एक जोड़ी वृषण कोष होते हैं। तो हमने पहले एक जोड़ी क्या बना दी? वृषण कोष बना दी। वृषण कोष एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर वृषण, याद रखना वृषण जो है वो नर जनन तंत्र का मुख्य अंग है। नर जनन तंत्र का क्या है? अंग। तो नर जनन अंग पूछ ले आपको तो कौन सा होगा? वृषण। अब वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु एक पतली नलिका से होकर गुजरते हैं जिसे कहा जाता है शुक्रवाहिनी। अब ये शुक्रवाहिनी इन शुक्राणुओं को एक थैलीनुमा संरचना में संग्रहित करती है जिसे बोलते हैं शुक्राशय। और शुक्राशय जब मैथुन की क्रिया होती है तो मैथुन की क्रिया के दौरान ये शुक्राशय से शुक्राणु निकलते हैं और निकलने के दौरान ये एक पेशीनुमा बेलनाकार अंग से ये मादा की योनि में शुक्राणु को स्खलित करता है जिसे क्या कहा जाता है? शिश्न। तो इस प्रकार का एक सरल जो चित्र है वो सरल चित्र आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है, जो कि नर जनन तंत्र का क्या होगा? नामांकित चित्र होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा जो खंड होगा वो क्या होगा? स। खंड स का हमारा जो प्रश्न 18 है। प्रश्न देखो 2 अथवा में आएंगे आपके। प्रश्न है खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न सिंचाई किसे कहते हैं? और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों अपन को बतानी है। देखो खरपतवार किसे कहते हैं, हम पहला प्रश्न यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। आपको इन अथवा के अंदर कोई भी एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है, या तो ये प्रश्न सॉल्व करो या फिर ये, दोनों में से कोई एक करना। ऐसा नहीं ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक, आधा आधा अपन ने कर लिया तो गलत हो जाएगा। आपका एक ही प्रश्न पूरा सॉल्व करना है। खरपतवार किसे कहते हैं? तो खेत में अन्य कई अवांछित पौधे जो है वो प्राकृतिक रूप से क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं, जिनको हम नहीं उगाते, प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। अब खरपतवारों का नियंत्रण कैसे किया जाता है? देखो खरपतवारों का नियंत्रण हेडिंग करके आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर लिखना है ताकि एक इफेक्टिव पड़े एग्जामिनर के ऊपर, ताकि अच्छे नंबर आ सके। खरपतवार को हटाने एवं उनका नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। पहला, फसल उगाने से पहले खेत जोतना का मतलब कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करना, ये हमें करेंगे। तो करने से खरपतवारों के उखाड़ने और हटाने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है।
खरपतवारों को हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन और बीज बनने के पहले था, क्योंकि यदि पुष्पन और बीज बन गए तो उन खरपतवारों के बीज मिट्टी में गिर जाएंगे और पानी सिंचाई के दौरान जब उनका पुष्पन से बीजों से जब नए पौधे का निर्माण होगा तो फिर उन खरपतवारों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसको हटाना मुश्किल होगा। तो बीज बनने और पुष्पन से पहले हम उन खरपतवारों को हटा दें। तो हटाने से क्या करेंगे, जिससे में हम खरपतवारों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर हम समय समय पर हटा दिया जाता है। भाई हम रासायनिक का उपयोग करके भी हम खरपतवारों को हटाते हैं, और खरपतवारों को जब रासायनिक का उपयोग करके हम हटाते हैं तो उसे कहा जाता है खरपतवारनाशी। क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी। और खरपतवारनाशी के रूप में हम 2,4-D का हम जैसे रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, खेतों में उनका छिड़काव किया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को इससे कोई हानि नहीं होती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का। वनोन्मूलन का अर्थ बताइए, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो, वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों को काटना, और इसके कारणों का उल्लेख करना है। तो मुझे ये दूसरा प्रश्न जो बिल्कुल सरल लगा है, रेड डाटा पुस्तक किया कि नहीं, 2 संकटापन्न जंतुओं का नाम लिखे। देखो, आपको दोनों प्रश्न पढ़ने हैं। उन प्रश्नों में जो सरल प्रश्न हो, जो आपको अच्छे से आता है, उस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। भाई रेड डाटा पुस्तक किसे बोलते हैं, ऐसी पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजाति के जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी ऐसी पुस्तक, भाई रेड जो कलर होता है वो अलर्ट कलर हो रहा, अलर्ट यानी एक प्रकार से रेड कलर आ गया, लाल रंग आ गया, इसका मतलब वो एक प्रकार से खतरे को या किसी प्रकार के अलर्ट को बता रहा है। तो यहां पर क्या लिखा है, ऐसी पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न जाति, भाई संकटापन्न जाति उन जातियों को कहा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो भाई अलर्ट होना है कि इन जीवों को यदि हमने नहीं बचाया तो वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इन जीवों का उसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु, अन्य जातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। इनमें अब 2 संकटापन्न जंतु के आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो देखो, यहां पर रेड डाटा पुस्तक के लिए आप याद रखना, पौधों की अलग बुक होती है, जंतु की अलग बुक होती है, और अन्य जाति जो है उनके लिए अलग बुक इसके अंदर होती है। 2 संकटापन्न जंतु के नाम लिखिए। एशियाटिक हाथी आप लिख सकते हो, कृष्ण मृग लिख सकते हो, बाघ लिख सकते हो, काले हिरण जो अपन ने लिखा ये लिख सकते हो आप, जंगली भैंसे लिख सकते हो। ये सभी आपके संकटापन्न जंतु के नाम है। इसमें कोई भी 2 नाम आपको इसके अंदर लिखना है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, जो कि न्यूमेरिकल प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है। मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन की आवृत्ति ज्ञात करनी और दूसरा इसका आवर्तकाल ज्ञात करना। बिल्कुल सरल प्रश्न है। देखो, पहले तो आपको प्रश्न में क्या दे रखा है वो लिख दो आप। तो प्रश्न में हमें पूछा है क्या दे रखा है, पहले तो देख क्या दे रखा है कि भाई पंखों को ये मच्छर क्या करता है, 500 कंपन प्रति सेकंड। तो कंपनों की संख्या दे रखी है हमें 500। फिर समय देखो, समय यहां पर आप कहोगे सर समय तो दे रखा है, तो देखो यहां पर समय बोल रहा है प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड यहां पर समय दे रखा है। अब हमें निकालना आवृत्ति और आवृतकाल। देखो, प्रश्न को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का ये जो तरीका होता है, ये तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर हर कोई निकालता है, लेकिन उसका जो मेथड है वो जिस तरीके से कोई निकालता है तो उसी को उसके आंसर के जो नंबर है वो मिलते हैं। प्रश्न है हमारा पहला, इसका जो उत्तर हमें है, उत्तर के रूप में हमारा प्रश्न दे रखा है आवृत्ति और आवृतकाल निकालना है। तो आवृत्ति का सूत्र आप सभी जानते हो, कंपनों की संख्या बटा कंपनों में लगा समय, या दोलनों की संख्या बटा दोलन में लगा समय। तो कंपनों की संख्या कितनी, 500, कंपन में लगा समय कितना, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, 1 हो गया। तो हमारा आ गया आंसर आवृत्ति 500 हर्ट्ज। देखो, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, तो मात्रक लगाना किसी भी आंसर के पीछे जरूरी है, तो हर्ट्ज आ गया। अब आवृतकाल, तो आवृतकाल का बिल्कुल छोटा सा सूत्र है, आवृतकाल बराबर होता है 1 बट्टा आवृत्ति। अब मुझे बताओ, जब आवृत्ति 1 आवृतकाल बराबर होता है 1 बट्टा आवृत्ति, तो 1 हमने लिख दिया, आवृत्ति कितनी है 500, तो 1 बट्टा 500 हो गया। अब मुझे बताओ क्या 500 का पाड़ा जो है वो 1 में जाएगा क्या, भाग जो है वो 1 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 500 को यदि हमने 1 में भाग देना है तो इसको बड़ी राशि बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगाते यहाँ पे आ गया 0। भाई 500 का 1 में, जैसे मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, 1 बट्टा था हमारा 500। अब 500 का 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगाते यहाँ पे गया 0। क्या 500 का 10 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ लगा दिया 0, यहाँ लग गया 0। क्या 500 का 100 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ लगा दिया 0, यहाँ लग गया 0। और अब आपको पता है 500 का 1000 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.002। तो 0.002 पीछे आ गया सेकंड। आवृतकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो हमारा आंसर आ गया सेकंड। तो देखो 4 नंबर का ये जो प्रश्न है, इसमें बिल्कुल सरल आवृत्ति के 2 नंबर मिलेंगे और आपका आवृतकाल के 2 नंबर मिलेंगे। अब एक प्रश्न देखो अथवा में, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो पहला ढोलक, भाई ढोलक से किस भाग से ध्वनि उत्पन्न करोगे, कंपित झिल्ली। दूसरा सितार, सितार आप सभी जानते हो गिटार है, कंपित तार उसमें कंपन करता है। बांसुरी के अंदर होता है वायु स्तंभ,
बांसुरी के अंदर क्या है, वायु स्तंभ है। और चौथा मंजीरा, मंजीरा के संपूर्ण यंत्र जो होता है जिसको अपन जिंजा बोलते हैं अपनी सामान्य भाषा में, तो जिंजा जो है उसके अंदर संपूर्ण यंत्र क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है वो बिल्कुल सरल है, आपको न्यूमेरिकल प्रश्न यदि नहीं आता है तो दूसरा प्रश्न बिल्कुल सरल है, वो आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक क्या होगा, 21। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 21 है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय लिखिए। या तो ये प्रश्न करो आप, या फिर वायु प्रदूषण से क्या ऐसे वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो मुझे ये सरल प्रश्न लगा, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने को कोई भी 4 उपाय लिखना है। देखो हमने बहुत सारे उपाय लिखे हैं। पहला उपाय क्या है, देखो हेडिंग लगाई, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय। पहला उपाय, प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। भाई सेप्टिक टैंक क्या करेगा, जो भी जल होगा, वर्षा का जल हो गया, जो हमारे स्टोरेज जो जल हो गया, उसको सुरक्षित रखेगा ताकि उसका प्रदूषण नहीं हो। दूसरा, शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। तो औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलते हैं कारखानों से, जो पानी निकलता है, उस पानी को अपन को नहीं छोड़ना चाहिए। कब, जब उस जल स्रोतों में पशुओं को भी नहीं नहाना। तो याद रखना, शोधन के पूर्व औद्योगिक जो अपशिष्ट है, उन औद्योगिक अपशिष्टों को तालाब के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, जल स्रोतों में नहीं छोड़ना चाहिए। उसको पहले उस प्योरिफिकेशन करे, उसका शुद्धिकरण करे, उसके बाद ही छोड़ना चाहिए। साथ ही जल स्रोतों में कभी पशुओं को नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि नहाने से, पशुओं के नहाने से वो जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तीसरा, खतरनाक कीटनाशियों के उपयोग से प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो कीटनाशी अपन खरपतवारों को हटाने के लिए करते हैं, वो भी सिंचाई के रूप में पानी के साथ मिलकर जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा, जल स्रोतों की जल के शोधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पांचवा, पशुओं के प्रयोग के लिए अलग अलग जल स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग कुंड बना देने चाहिए पशुओं के जल स्रोतों के लिए, ताकि वो उनका ही उपयोग करे, वो जल प्रदूषित नहीं हो। समय समय पर जल स्रोतों से हानिकारक पौधों को हमें क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ताकि वो जल को प्रदूषित नहीं करे। और सातवां अपन ने लिखा है, समय समय पर जल स्रोतों से हानिकारक पौधों को अपन को निकाल देना चाहिए। तो देखो ये 2 बार अपन ने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो आपको कितने लिखने थे, 4 ही ऑप्शन अपन को लिखने थे, 4 ही इसके आंसर अपन को लिखने थे। तो ये 4 जल प्रदूषण के नियंत्रित करने के क्या हो जाएंगे, उपाय हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये मॉडल पेपर हल हुआ। धन्यवाद।